हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। इसके पहले जो भी हम लोग ने इस पे पढ़ा है उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग ने जो वर्क एनर्जी पावर का प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट सेकंड था और फर्स्ट, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग ने डिस्कस किया था। तो आज उसी के आगे हम लोग चीजें कंटिन्यू करेंगे। और इस डेक को बनाने के लिए कुछ इमेजेस का यूज हो सकता है, तो उन इमेजेस के लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो 19 से लेकर 25 तक, इसके पहले हम लोग ने इसके क्वेश्चन कर रखे हैं। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। इस देखिए क्वेश्चन को मैं जब एक बार पढ़ूंगा तो इसके साथ में इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करता रहूंगा। उसके बाद फिर मैं 10 सेकंड का समय दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, फिर जाकर कहीं हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, और ये है a block of mass 0.50 kg is moving with a speed of 2.00 meter per second on a smooth surface. It strikes another mass of 1.00 kg and then they move together as a single body. The energy lost during the collision is। अब यहाँ से गौर से देखिए कि ये जो ब्लॉक है, इतने मास का ये मूव कर रहा था इतनी स्पीड के साथ एक स्मूथ सरफेस पे। फिर इसने दूसरे मास पर स्ट्राइक किया जिसका कि मास कितना था, 1 kg था। और अब दोनों ये मास जुड़कर एक एज अ सिंगल बॉडी मूव कर रहे हैं, तो उनकी एक कॉमन वेलोसिटी निकल कर आएगी। ठीक है। और इस ड्यूरेशन पर कुछ एनर्जी लॉस हुआ, यानी कि ये जो अब हमारा कोलिजन है वो किस तरीके का कोलिजन हो गया, एक इनएलास्टिक कोलिजन हो गया। तो इनएलास्टिक कोलिजन पे जो फाइनल एनर्जी होती है वो हमारी कम होती है एज कंपेयर टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमें यहाँ पर उसी चीज का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉडी है या एक ब्लॉक है जिसका कि मास दे रखा है 0.50 केजीज, और इसकी स्पीड दे रखी है। और दूसरा मास है 1.00 केजीज और ये रुका हुआ है। ये वाला आकर इस पे भिड़ रहा है। तो जब ये आकर भिड़ेगा तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे और फिर एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसका यूज करते हुए जो कॉमन वेलोसिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम था वो हो गया m1u1 और इस वाले का हो गया m2u2। अब क्योंकि जो m1u1 है, इसकी अगर हम लोग वैल्यू देखें तो m1 की जगह पर आ जाएगा 0.50 केजीज, ये 0.50 केजीज और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.00 से, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर देखिए m2 तो 1.00 है, बट u2 जो है वो 0 ही है सर, क्योंकि ये रुका हुआ है। फिर दोनों के जो मास है वो जुड़ जाएंगे, यानी कि 1.50 हो जाएगा और इंटू v हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो पूरा कैंसिल आउट हो गया जीरो होने की वजह से, बचा अब सिर्फ ये। तो 1.5 जो होगा इधर आ जाएगा डिवाइड पर। ओके, तो जब ये डिवाइड पर आएगा तो ये बन जाएगा कितना हमारा, कि v इज इक्वल टू 0.50 इंटू 2.00 डिवाइडेड बाई 1.50। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो v, मतलब v का जो वैल्यू है वो v इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगी। अब ये हमने निकाल ली है वो वेलोसिटी जिसके साथ ये दोनों पार्टिकल मिलकर आगे बढ़ रहे थे। अब हमें एनर्जी लॉस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी फाइनल एनर्जी है माइनस इनिशियल एनर्जी जब करेंगे, ठीक है, अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें तो के एफ माइनस के आई होता है। अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो फाइनल एनर्जी
होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू इनिशियल एनर्जी। तो इसके पर्सपेक्टिव से देखें या इस फॉर्मूले के थ्रू देखें तो ये जो आंसर निकल कर आएगा वो निगेटिव पर निकल कर आएगा, और जो माइनस साइन है वो एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर हम लिखते ही हैं ये कि एनर्जी लॉस हमें निकालना है, तो हम इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल। तो हम टोटल एनर्जी देखते हैं, सिर्फ देखिए एक का नहीं देखा है हमने यहाँ पर एनर्जी एक्चुअली, क्योंकि दूसरा वाला मूव कर ही नहीं रहा था। ये जो थी वेलोसिटी वो जीरो थी, इस कारण से इनिशियल में सिर्फ और सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन लिखा गया है, ये जीरो हो गया है। बट अगर ये भी मूव कर रहा होता, अगर ये भी मूव कर रहा होता तो हमें इनिशियल में इसकी एनर्जी को इसकी एनर्जी को भी ऐड करना होता, और फिर जो इस सिस्टम की एनर्जी है इसको माइनस करना होता। ठीक है, तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हाफ 0.5 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि इस स्पीड से वो चल रहा था, माइनस हाफ, और अब ये दोनों मिलकर कितने बन गए, कितना मास बन गया इनका 1.5 इंटू 2/3, ये वेलोसिटी है तो 2/3 का स्क्वायर हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0.67 जूल्स निकलकर आ जाएगा इसका आंसर, एनर्जी लॉस। देखिए यहाँ पर शब्द ही लिखा हुआ है एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस जब हम बोल रहे हैं तो वो उसको बोलेंगे कि ये जो है वो 0.67 जूल्स है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप पूछा जाए कि आपको बिजनेस में कितना घाटा हुआ, तो आप बोल देंगे 100 रुपए का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 100 रुपए का घाटा हुआ, तो आपने शब्द घाटा पहले ही बोल रखा है, जिसके कारण से आप बोल रहे हैं सीधे 100 रुपए। बट अगर यही मैं पूछता कि अरे कितना फायदा हुआ, तो आप कहते कि -100 रुपीज का फायदा हुआ, यानी कि माइनस वहां पर घाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरीके से जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो वहां पर माइनस साइन आ जाएगा जो एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम एनर्जी लॉस ही बताना चाह रहे हैं और हमें पता है कि फाइनल वाली जो वैल्यू है वो छोटी है, तो यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर देगा, जबकि यहाँ पर एनर्जी लॉस लिखा है, इस कारण से ऐसा आ रहा है। तो 0.67 जूल्स निकलकर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉल हिट्स द फ्लोर, ठीक है, एक बॉल ने फ्लोर को हिट किया, एंड रिबाउंड्स आफ्टर एन इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, ठीक है, रिबाउंड जब हुई तो मतलब वापस आई, हमने बॉल को ऐसे फेंका, वो टकराई सरफेस से और टकराकर वापस आई। तो जब वो टकराकर वापस आई, जब वो टकराई तब उस पर कोलिजन हुआ, और कोलिजन कैसा हुआ? इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए, द मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज द सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन। जो मोमेंटम होगा बॉल का जस्ट आफ्टर द कोलिजन वो सेम होगा एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन। उसके बाद बी है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिजन। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो बॉल की सेम रहती है कोलिजन के ड्यूरेशन पर। द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड। और डी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व्ड। तो इसका कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा? ये आपका एक तरीके से कह लीजिए थ्योरेटिकल है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, और इस पे मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे दूं कि आप याद करिए जो जो हमारे कंजर्वेशन के लॉ होते हैं उसका पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, उससे इसका आंसर निकल कर आएगा। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट होता है, उसमें एक शब्द होता है सिस्टम, जो कि रिप्रेजेंट करता है जितने भी पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं उन सब का। जब हम एक कलेक्टिवली बिहेवियर देखते हैं तब उसको हम बोलेंगे कि हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, कोलिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? अर्थ और बॉल के बीच में। तो अर्थ और बॉल जब टकरा रही है तो हम अर्थ और बॉल दोनों को ही कंसीडर करके बोलेंगे कि वो सिस्टम है, और उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है
वो कंजर्व रहता है, ठीक है। और क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा सिस्टम का, और जो एनर्जी होगी वो कुछ लॉस हो जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और दूसरे फॉर्म पर। क्लियर? यानी कि जो स्टेटमेंट हमारा सी है, ठीक है, ये वाला कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व, क्यों? क्योंकि ये मिलकर एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि द मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज द सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन, नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, क्यों? क्योंकि इस पे सिर्फ बॉल की बात करी है, जबकि कोलिजन तो अर्थ के साथ भी हो रहा है और हम सिस्टम को देखते हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A ball is dropped on the ground from a height of 2 meter. If the coefficient of restitution is 0.6, the height to which the ball will rebound is। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कुछ स्टेट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बीच की। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक बॉल है उसको हमने किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कराया, मान लीजिए 2 मीटर से इसको ऐसे ड्रॉप कराया, तो अब जब ये टकरा कर वापस गई तो हमें बतानी है कि कितनी हाइट तक वो पहुंचेगी अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है हमारा 0.6 है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है? एक तरीके से वापस चीज बनने का जो एक प्रोसेस होता है कोलिजन के दौरान, वो बताता है। क्योंकि अगर हम लोग गौर से देखें बॉल को, अगर हम एक ऐसी फुटेज देखते हैं जहां पर कि बॉल रिबाउंड कर रही है, तो हम देखेंगे कि जब बॉल जाकर टकराती है तो वो पूरी ऐसे फैल जाती है, ऐसा लगता है जैसे डिस्ट्रक्ट हो गई पूरी, और उसके बाद फिर बनती है और बनकर फिर ऊपर उछलती है वापस। और बॉल में तो ऐसा हो पाता है, बट जैसे कि कोई कार वगैरह होती है उसमें जब कोलिजन होता है तो वो पूरा डिस्ट्रक्ट ही हो जाता है, वापस नहीं बन पाता है। तो उसका तो फिर वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जैसे केस बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को अब आपको क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है हमारा, जिसको जैसे कि हम उसको डिफाइन करते हैं, जो फॉर्मूला है, उसकी हेल्प लेना है आपको और आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। बस हाँ, ध्यान ये देना है कि हाइट दे रखी है 2 मीटर्स, और ये इस पे कौन से वेरिएबल्स होते हैं उसको आपको रिलेट करने हैं। इसके ऑप्शन है ए 0.72 मीटर्स, बी 1.72 मीटर्स, सी 2.72 मीटर्स और डी 1 मीटर्स। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमारा होता है रिलेटेड किससे? वेलोसिटी से। और अगर हमें यहाँ पर देखना है कि एक बॉल जिसको कि हमने 2 मीटर से ड्रॉप किया है, तो 2 मीटर तक जब वो ऐसे ट्रेवल करेगा तो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा। तो लेट v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। यानी कि बॉल जब ऊपर से आई और ग्राउंड पे टकराने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई? v इज इक्वल टू रूट 2gh। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 2g और h जो होगा वो यहाँ पर 2 रख दिया, जिससे कि 2 रूट g निकल कर आ गया। ये हो गया क्या? वेलोसिटी अर्थ से टकराने के जस्ट पहले। अब मान लीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि अपवर्ड मोशन पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो अपवर्ड मोशन के लिए इतनी वेलोसिटी से तो ये आके टकराया था, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से आके टकराया था, और हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो टकराने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 2 रूट g इंटू ई, ठीक। जिससे कि अब हम इस सिचुएशन को कुछ ऐसा मान सकते हैं कि इस ग्राउंड से टकरा के ये बॉल ऊपर की तरफ उठी विद इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू 0। इसके लिए अपवर्ड मोशन के लिए तो जो u होगा वो हो गया 2 रूट g इंटू ई, ये निकल कर आ गया। और इस वेलोसिटी के साथ अब ये बॉल ऊपर जा रही, फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बस अब हम लोग जो हाइट है उसको निकाल लेंगे कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये होता है जब हमारे कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी यू हो, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। और ये कहीं और से नहीं, जो
हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, उसी से निकल कर आया। तो H इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g ये हो गया, और u की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 2√g इंटू ई का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 4 इंटू जी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट जी का स्क्वायर g हो गया, और e का स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। और नीचे 2g है ही, तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0.36 बनेगा, और 0.36 पे 2 का मल्टीप्लाई 0.72 मीटर्स आ जाएगा। यानी कि 2 मीटर हाइट से अगर हम बॉल को ड्रॉप करें, वो जमीन से टकराए, और अगर टकराते वक्त जो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0.6 है, तो जो वापस टकराकर बॉल ऊपर जाएगी वो हाइट होगी 0.72 मीटर्स। तो ऑप्शन वाला जो ऑप्शन ए वाला है वो हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉडी ऑफ मास m is accelerated uniformly from rest to a speed v in a time interval capital T. The instantaneous power delivered to the body as a function of time t is given by। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल सा, कि एक बॉडी है जिसका कि मास हमें दे रखा है m, इसको हमने एक्सेलरेट कराया है रेस्ट से लेकर अप टू स्पीड v तक, कितने समय पर, कैपिटल टी टाइम पर। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो उस बॉडी को मिल रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमें बताना है कि क्या निकल कर आएगी। आपके पास ऑप्शन है ए एम बी स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर इंटू टी, बी है एम बी स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, सी है 1/2 एम बी स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर इंटू टी, और डी है 1/2 एम बी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर और टी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये टर्म जो है वो हर जगह कैसा है, कॉमन है। यानी कि हमें यहाँ पर एक और तरीका है कि हम डायमेंशंस का यूज करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा, टी मल्टीप्लाई करना सही होगा या टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना सही होगा। ठीक है, इसको आप इसको थोड़ा सा डायमेंशनली भी इसको सोच सकते हैं, जिससे कि आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। ठीक है, एक ये तुरंत आपको एक हिंट दे देगा कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। बट हाँ, डायमेंशन से हम लोग इन कांस्टेंट को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और सोचना होगा कि कैसे ये निकल कर आएगा। बट ये जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर हम लोग डायमेंशनली देखना चाहें, तो डायमेंशनली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जैसे कि ये है एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर, ये क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें, इसको एम वी स्क्वायर, तो इसका जो डायमेंशन है वो कुछ इतना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये है इसका डायमेंशन, और इस पे हम टी स्क्वायर कर रहे हैं। और जबकि पावर जो होता है हमारा, पावर का डायम, और ये जो टी है इसके लिए डायमेंशन एक किया जाएगा, और जो पावर का डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो जब इसको हम लोग चूज करेंगे तो एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और सॉरी ये टी माइनस थ्री। तो यहाँ से ये क्या होगा कि एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जब बनेगा ये -3 ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ पावर, और ये हो गया ये भी हमारा पावर के बराबर है। यानी कि इसको अगर हम लोग चूज करते हैं तो ये जो डायमेंशन होगा डायमेंशनली वो पावर के डायमेंशन के बराबर निकल कर आएगा। जबकि अगर हम लोग इसको चूज करते हैं तो ये पावर के डायमेंशन के बराबर नहीं आएगा। यानी कि हमारे सीधे सीधे ये और ये तो एलिमिनेट हो ही गए, बचे सिर्फ ये और ये। तो एक हमें हिंट मिल गया कि हम हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। अब इस पे हमें जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं उनको फाइंड करना है, क्योंकि ये वाला जो है एम बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ये तो दोनों में ही मौजूद है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी हमें सोचना होता है एग्जामिनेशन में, जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उस पे। तो F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम बी बाई कैपिटल टी, ये हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बॉडी है, उसका मास m दे रखा है, उसको एक्सेलरेट कराया है, एक्सेलरेशन
ए से फिर कहाँ तक, अप टू स्पीड v तक। तो हम ये निकाल सकते हैं इसको कि 0 to ये जो a है इस जगह पर, ये कुछ इस तरीके से निकला है, v माइनस जीरो बाई कैपिटल टी से। वही जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से ये निकाला है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक ही जगह पर जब होगा तो ये v बाई कैपिटल टी आ गया। अब इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स है हमारा ma, और ma की वैल्यू हमने निकाल रखी है mv बाई कैपिटल टी। ये बन गया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग कि जो v है, v को हम लोग अगर चाहे, ये जो है v, ठीक है, तो ये पहले जो ma है ये तो निकल कर आ गया ना हमारा mv बाई कैपिटल टी, और ये जो v है इसको लिखा जा सकता है क्या, a इंटू टी, ये लिख दिया हमने। अब जो a है, a हमने पहले ही निकाल रखा है v बाई कैपिटल टी, a जो है वो हमने पहले ही निकाल रखा है v बाई कैपिटल टी, तो a की जगह पर फिर से आ गया v बाई कैपिटल टी। तो एक बार तो ये ma से निकल कर आ गया mv बाई टी, फिर v को हमने at पुट किया और a से v बाई टी फिर से निकल कर आ गया, तो mv बाई कैपिटल टी इंटू वी बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, जिससे कि एम बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी, ये हमारा निकल कर आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो गया, तो वो जो 1/2 वाला फैक्टर था वो हमें पता चल गया कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 60, एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। एक पार्टिकल दे रखा है जिसका कि मास 1 kg है। तो इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड विल बी। तो अब क्या है कि एक पार्टिकल है, उसका मास दे रखा है, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो हमें वर्क डन बताना है उस फोर्स के द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। अब वेरिएबल जब फोर्स होता है तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होता है और वहां से आंसर निकल कर आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। या तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट निकालें एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करके, वो भी टाइम डिपेंडेंट ही निकल कर आएगा, तो हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं और वहां से चीजें बन जाएंगी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए 22 जूल्स, बी 6 जूल्स, सी 18 जूल्स और डी 4.5 जूल्स। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अब क्या है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर उसका मास 1 kg दे रखा है और उस पर फोर्स लग रहा है 60, तो जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, ये हमने कर दिया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है, और हम लोग जानते हैं फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर होता है ना। और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से रिलेटेड होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर हम लोग मोमेंट चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो हमारा काम बन सकता है, या मोमेंटम कितना गेन किया उसने, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो गेन्ड मोमेंटम के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल टू 0 to 1, कितना समय लगा, 1 सेकंड, तो 0 to 1 एफ डी टी। एफ जो है वो है 60, 6 into t, 60 वाला नहीं, 6 into t है। ओके, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6t² बाई 2, और लिमिट आ जाएगी 0 to 1। जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6/2, यानी कि 3। और जो मोमेंटम की यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो P इज इक्वल टू 3 kg मीटर पर सेकंड आ गया। यहां से अब हम लोग अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। और यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है हमारा वो 0 से लेकर P तक वेरी कर रहा है। तो 0 से अगर लेकर P तक वेरी कर रहा है तो यहाँ पर हम चेंज इसको इसी को ही ऐसे, जो ये P है वही हमारा चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 से चेंज हो रहा है। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया कि डेल्टा पी स्क्वायर्ड बाई 2m की जगह पर यहाँ पर डेल्टा पी की जगह पर आ गया 3 और m की जगह पर आ गया 1। तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, यानी कि 4.5 निकल कर आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जिससे कि वर्क डन निकल कर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4.5 जूल। यानी कि जो आंसर डी है इसका वो करेक्ट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द कैटेगरीज ऑफ एनर्जी गिवन इन कॉलम 1 विद देयर फॉर्मूला गिवन इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें बताना है कि इनकी जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसके ऑप्शन है ए, ये ए बी सी, ठीक है, इस तरफ ये है, और यहाँ पर ये ऑप्शन है कि जो ये है बी सी डी, इस तरीके से करके कि 3 2 1, सी 1 1 2, डी 2 3 1 मैच करके हमें बताना है कि ए के साथ कौन मैच करेगा, ए के साथ 3 मैच करेगा या ए के साथ 1 या ए के साथ 2, इस तरीके से कुछ, मतलब ए के साथ 3, बी के साथ 2, सी के साथ 1, या ए के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 2, इस तरीके से कुछ हमें मैच करते हुए बताना है। तो ये तो फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके आंसर को बताएंगे। देखिए, इस पे जो होगा सिंपल सा हमारा आंसर कि जो इस काइनेटिक एनर्जी है वो तो सबको पता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए, वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो होता है एम जी एच के बराबर। और स्प्रिंग एनर्जी को अगर हम लोग देखें तो स्प्रिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि ये, और एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो स्प्रिंग एनर्जी यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एमजीएच, और काइनेटिक एनर्जी का तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है कहीं पर भी। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है ये, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टेटमेंट पर बेस्ड है। दो स्टेटमेंट हमें दिए, यानी कि असर्शन एंड रीजन टाइप वाला क्वेश्चन है ये। इस तरीके के हम लोग ने क्वेश्चंस बहुत किए हैं। इसमें हमें यही करना होता है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको पढ़कर देखना है कि वो सही है या नहीं, इसी तरीके से स्टेटमेंट सेकंड को देखना है कि वो सही है या नहीं। उसके बाद फिर ये भी चेक करना होता है कि क्या सेकंड वाला फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर है तो उसके लिए हमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, अगर नहीं है तो ऑप्शन मौजूद है। अगर पहला वाला गलत है दूसरा सही है तो भी ऑप्शन है, और अगर दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत है तो भी ऑप्शन है, और दोनों इनकरेक्ट हैं तब भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, इस तरीके से 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए। वैसे जो जनरली आता है वो ए बी सी डी तक ही आता है। जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो उस पे आपको ए बी सी डी तक ही मिलेगा, ई नहीं आता यहाँ पर, बस उसको समझाने के लिए ऐसे दे दिया गया है। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, व्हेन अ मशीन गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकंड विद काइनेटिक एनर्जी k, देन द पावर ऑफ द मशीन गन इज p इज इक्वल टू n k। स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क हो जाएगा n k, और टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा n k निकल कर आ जाएगा। तो अब आपको बताना है यहाँ पर स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। आप इसको पढ़िए, बताइए, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो पावर होगा वो हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, और जो वर्क होगा वो हो जाएगा n इंटू के। टाइम जो है वो पर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है, 1 सेकंड में, तो हमने टाइम 1 ले लिया यहाँ पर, तो ऑब्वियस बिल्कुल सही बात है कि ये बन जाएगा हमारा एन के बाई 1। यही है, इसी वजह से तो जो पावर हो जाएगा वो एन के बराबर हो जाएगा। जब कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट होगा कि एक मशीन गन अगर n बुलेट पर सेकंड फायर करती है, तो और हर एक उस पे काइनेटिक एनर्जी k है, तो जो पावर होगा मशीन गन का क्या होगा, तो 1 सेकंड में टोटल कितना काम हो रहा है वो हो जाएगा एन के बाई 1 सेकंड। ये 1 सेकंड है, तो यही बन गया हमारा पावर एन के। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे सही है, और सेकंड वाला स्टेटमेंट पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप जो आज मैंने आपको चीजें बताई है वो आपको समझ पे आई होंगी। इसी तरीके
इससे आगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।